सेल रेफरेंस एक्सेल में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो रेफरेंस है उसको हम कहते हैं सिंगल सेल रेफरेंस। सिंगल सेल रेफरेंस का मतलब है कि किसी भी कॉलम और किसी भी रो का जो इंटरसेक्शन है वो सेल जो है उसको रेफ़र किया जाए। रेफरेंस का मतलब उसको किसी और जगह रेफ़र कर लें। मसलन ये कॉलम F है और ये रो 16 है। तो देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस F16 आ गया। सपोज़ मैं इस जगह पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ, 40 लिख देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो कहीं इस जगह पर आ जाए। यहाँ मुझे उस वैल्यू की ज़रूरत है। किसी फार्मूला में यूज़ करनी है या मैं वैसे चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इज़ इक्वल टू जब लिखूँगा, एक्सेल में कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन जो है वो इज़ इक्वल टू से शुरू होता है। इसके अलावा भी 1-2 सिंबल्स हैं जिनसे ये स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपने हमेशा अपना फार्मूला इज़ इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना है। इज़ इक्वल टू करके जब आप लिखेंगे F16 जो सेल का रेफरेंस था इज इक्वल टू F16 मैंने लिखा, तो देखिए उसने इस सेल को यहाँ पे एक तो ब्लू बॉर्डर लगा दिया और दूसरा उसने जब F16 आपने कंप्लीट लिखा उसने उसको भी ब्लू कर दिया। तो ये कलर जब मैच करेगा इसके बॉर्डर कलर से तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल सेल रेफरेंस। अब क्या होगा कि जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे F16 की जो वैल्यू है वही यहाँ पर आ जाएगी। यानी मैंने उसको कहा है कि एक्सेल को ये समझाया है कि जो कुछ F16 में है वो उठा के यहाँ पे ले आओ। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे आप 40 लिखा हुआ था तो इसको आप 50 करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ये सेल है जिसके अंदर अब आपने फार्मूला लगाया है कि मुझे जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू F16 का मतलब है जो कुछ F16 में है वो यहाँ पे लिख दो। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप सेल को F16 आपने रेफरेंस दिया, इसको कहते हैं सिंगल सेल रेफरेंस। दूसरा जो सेल रेफरेंस टाइप है उसको कहते हैं रे रेफरेंस। रे का मतलब होता है कि एक से ज्यादा सेल, अब वो 2 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं। रे का मतलब है एक से ज्यादा सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, जैसे नेबर हो। जैसे कि ये और ये सेल, ये 3 सेल नेबर हैं एक दूसरे के, ये इसका नेबर है, फिर ये तीसरा जो है इसका नेबर है। इसी तरह ये जो सारा एरिया है इसको हम रे कहते हैं। रे रे का मतलब होता है एडजेसेंट सेल्स, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सेल्स, कंटिग्यूअस सेल्स। ये सारे जो सेल्स हैं इसको अब आप एक अरे कहते हैं। जब आपने किसी अरे का रेफरेंस देना है किसी जगह पे तो फिर आपने सिंपली F16 जैसे यहाँ लिखा है ये नहीं लिखना, फिर आपने बीच में कॉलन डालना है। कॉलन का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर्स जो है फिलहाल जनरेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू रेंड बिटवीन 5 एंड 20 और कंट्रोल एंटर करता हूँ। ये मैंने वैसे एक फंक्शन लगाया, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या होता है। और इसको मैं वैल्यूज पेस्ट कर लेता हूँ, ये भी आप छोड़ देंगे ये कैसे करनी है, टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। लेकिन ये समझाने का मकसद ये है कि ये एक अरे है, ये भी एक अरे है, ये भी एक अरे है, ठीक है। ये सारे का सारा भी एक अरे है क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड हैं इस वक्त सेल। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ये जो F है ये स्ट्रीट नंबर है और ये जो 1 2 3 है ये गली ये सॉरी ये हाउस नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो घर है ये F4 है, ये जो घर है ये G4 है। तो ये सारे मिल के एक मोहल्ला बना लेते हैं। तो मोहल्ला जो है उसको आप एक्सेल की लैंग्वेज में अरे कहते हैं। अगर कोई साथ यहाँ पे कोई वैल्यू है जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो ये अब इस अरे का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन घरों के बीच में और इन इसके बीच में ये कुछ फ्री एरिया आ गया, तो ये एडजेसेंट नहीं है, ये नेबर नहीं है, कुछ खाली जगह आ गई है, कुछ खाली प्लाट आ गए, ठीक है। तो ये अरे है। अरे को अब आपने अरे को यूज कैसे करना है? अरे का यूज करने का मतलब ये है कि सपोज मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इन सारे सेल्स को इनका सम कर लूं। तो
एक्सेल के अंदर जो आप फंक्शन लगाते हैं सम करने के लिए, चूंकि आपको बताया कि एक्सेल में हर फंक्शन स्टार्ट होना है इज इक्वल टू से, तो इज इक्वल टू तो लाजमी लिखना है। जब आप इज इक्वल टू लिख लेंगे उसके बाद आप लिखेंगे सम। ये भी मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा, इस वक्त टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सम के बाद आप टैब प्रेस करेंगे। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो ये ओपनिंग ब्रैकेट वो लगा देगा। ये ओपनिंग ब्रैकेट आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन सम लिखने के बाद जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट लग जाएगी। अब मैं जाके इन सारे सेल को सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये सेल F है, F5 है। ये F5 से लेके मुझे K13 तक सारे ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F5, सॉरी ये F5 नहीं F4 है, F4। ये देखें, आपको नजर आ गया, ये चूंकि ब्लू है, ये भी ब्लू हो गया, ये भी ब्लू हो गया। तो F4 यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो मैं कह रहा हूँ F4 से लेके तो ये K13 तक है। अब जब मैंने ये इसको बताना है कि F4 से लेकर K13 तक, तो यहाँ पे मुझे F4 तो मैंने उसको बता दिया। इसको दूसरी लिमिट बताने के लिए मैं कॉलम लगाऊंगा। कॉलन टाइप किया, कॉलन टाइप करने के बाद मैं अब यहाँ लिखूंगा K13। तो ये देखें, आप उसने उस सारे को ब्लू कर दिया, वो सारा एरिया सेलेक्ट कर दिया उसने। इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर जितने नंबर हैं मुझे उन सब का सम चाहिए। तो आपने एक जो लेफ्ट टॉप है सेल उसका रेफरेंस देना है, फिर कॉलन टाइप करना है, फिर राइट बॉटम, यानी ये लेफ्ट टॉप है, ये राइट बॉटम है। इन दोनों को आपने इन दोनों का रेफरेंस देना है। एक का रेफरेंस है F4, एक का रेफरेंस है K13। अब आप आइडियली आपको ये जो पैरेंथेसिस है ये टाइप करके क्लोज करनी है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो सिंपली एंटर प्रेस कर दें। अब आप वापस इस सेल में जाएंगे तो देखें उसने ये ब्रैकेट खुद ही टाइप कर दिया। तो टाइम सेव करने के लिए आप ये कर सकते हैं। तो ये अरे रेफरेंस है कि अरे के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब को आपने ऐड करना है, उनका एवरेज निकालना है, उनको कहीं और लेके जाना है। तो ये याद रखें कि अरे रेफरेंस जो है उसके अंदर हमने ये कॉलन टाइप करना है। एक आपने लेफ्ट टॉप जो सेल है उसका रेफरेंस देना है जैसे ये, एक आपने राइट बॉटम का एड्रेस देना है जैसे कि ये, और दरमियान में कॉलन टाइप करना है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा। आपको सामने नजर भी आएगा कि ये सब सेल इस वक्त सिलेक्टेड है। तीसरा जो सेल रेफरेंसिंग का स्टाइल है उसको हम कहते हैं नॉन कंटिग्यूअस सेल्स। नॉन कंटिग्यूअस सेल्स, नॉन कंटिग्यूअस सेल्स का मतलब है कि वो सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, एक दूसरे के नेबर नहीं है, थोड़े फासले पे हैं, कहीं दूर हैं, कोई एक शीट में है, कोई दूसरी शीट में है, या दोनों एक शीट में कुछ फासले पे हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। अब इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको आप अरे नहीं कह सकते क्योंकि 5 और 7 नेबर्स नहीं है, दरमियान में खाली प्लाट्स हैं। इसी तरह 7 और 9 जो है इनके बीच में भी खाली जगह है, खाली प्लाट्स हैं। तो इसको आप जो है वो एक कंटिग्यूअस रेंज नहीं कह सकते, कंटिग्यूअस आप सेल्स नहीं कह सकते। इसको आप कहते हैं नॉन कंटिग्यूअस, यानी कि जो आपस में जुड़े हुए नहीं है। अच्छा, अब इनको अगर आपने सम करना है तो वो कैसे करना है? इनको सम करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम। सम करने के बाद वही टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद आप पहले इस सेल का रेफरेंस देंगे, ठीक है, जो ये 5 लिखा हुआ है। अब आप बजाय इसके कि आप इसको टाइप करें, पहले स्टेप में तो मैंने आपको बताया कि सेल का नंबर टाइप करें। दूसरा मेथड ये है जो कि इजी है, वो ये है कि आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें, ऑटोमेटिकली G24 लिखा आ गया। क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं, अच्छा ये कॉलम G है और ये ऐसे अगर रो देखेंगे तो आपकी जो विजन है वो गलत भी हो सकता है, कभी गलती भी हो सकती है। तो आप इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट टोटली आप टाइम सेव करें, आप उस सेल के ऊपर क्लिक कर दें। अब चूंकि ये नॉन कंटिग्यूअस रेंज है तो मैं ये नहीं कर सकता कि कॉलम टाइप करूं। कॉलम की टाइप उस वक्त होता है जब अरे हो। जब अरे नहीं है तो फिर आपने कॉमा टाइप करना है। इसका मतलब है कि अब 5 जो है ये यहाँ पर आ चुका है, G24 तो आ चुका है। उसके अलावा मैं क्या करना चाह रहा हूँ? उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि ये भी उस सम में ऐड हो जाए। अब देखें, ये आपको डिफरेंट कलर देगा, डिफरेंट कलर स्कीम देगा एक्सेल आपको।
यहाँ पर इसको उसने ब्लू दिया तो G24 ब्लू है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि G24 अगर ब्लू है तो अच्छा G24 ये है। ये ऑरेंज या रेड जो भी कलर, थोड़ा सा कलर ब्लाइंड हूँ मैं। ये यहाँ से L24 है, ये आपने इसको ये लिंक दिया, दोनों का कलर सेम हो गया। तीसरा आइटम जो इसमें ऐड करना है उसके लिए फिर मुझे कॉमा प्रेस करना पड़ेगा। कॉमा प्रेस किया और आप इस 9 को सिलेक्ट किया तो आप देखिए ये पर्पल है, आई गेस पर्पल कलर जो है उसने इसको यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दिया। तो अब तीनों सेल इस वक्त सिलेक्टेड है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करने के लिए उसको मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आप टाइप नहीं करना चाहते तो एंटर प्रेस कर दें। जब एंटर प्रेस करेंगे तो उसने इन तीनों का टोटल आपको दे दिया। अब अगर आप सेल में जाके कहीं भी कुछ चेंजेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये टोटल अपडेट हो जाएगा। क्यों अपडेट होगा? क्योंकि फार्मूला उसको बता रहा है कि मुझे सम चाहिए, और अंदर आपने ब्रैकेट में उसको बताया किन चीज़ों का सम चाहिए। जी मुझे G24, L24, O24 का सम चाहिए, और ये तीनों सेल जब इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे या फार्मूला बार के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों सेल यहाँ पे हाईलाइटेड नज़र आ जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट रेफरेंसिंग टेक्निक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होती है, और जिसके बारे में मैं बड़े एतमाद से ये कह सकता हूँ कि अगर आपको ये रेफरेंसिंग टेक्निक्स नहीं आती तो आप ना तो एक्सेल के अंदर उसके फीचर्स का प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं, ना आप अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। आप मे बी एक्सेल को एज ए कैलकुलेटर तो यूज़ कर लें, लेकिन आप उसको एज ए फाइनेंशियल मॉडल, एज ए बिजनेस मॉडल, जो इसका अल्टीमेट पर्पस है, उसको आप अचीव नहीं कर सकते अगर आपको ये दो टेक्निक्स नहीं आती। सेल रेफरेंसिंग टेक्निक में दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो ये है समझना है कि फिक्स सेल क्या होता है, रिलेटिव सेल क्या होते हैं, या मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। आपने बहुत सारे अगर एक्सेल फाइल्स देखी हो तो उनके अंदर फार्मूला में आपको ये डॉलर साइन नज़र आएगा। डॉलर साइन का मतलब ये है कि बेसिकली एक सेल को या एक रेंज को या एक कॉलम को या एक रो को फिक्स कर सकता है। अगर किसी के साथ डॉलर साइन नहीं है तो वो फिक्स नहीं होगा, अगर किसी के साथ डॉलर साइन है तो वो फिक्स हो जाएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि ये 4 तरह का तरीके से ये डॉलर लग सकता है। इसके बेसिकली 3 डिफरेंट रेफरेंसिंग टेक्निक होती हैं। एक तो ये होता है कि फिक्स्ड रेफरेंस है, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस है, और तीसरा होता है मिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस के अंदर ये होता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों फिक्स हो जाते हैं। आप अगर डॉलर साइन रो से पहले भी लगा दें, कॉलम से पहले भी लगा दें, तो आप कहीं पे भी उसकी वैल्यू को आगे कॉपी करके ड्रैग करते हैं तो हमेशा उसका रेफरेंस वही फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें $A1 लगा दिया तो इसको आप बेशक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें तो फिर भी यहाँ ये A1 की वैल्यू लेके आएगा। इसी तरह जो रिलेटिव रेफरेंस है उसका मतलब है कि ना कॉलम फिक्स है ना रो फिक्स है। जब कॉलम और रो दोनों फिक्स नहीं है तो आप इसको रिलेटिव रेफरेंस भी कहते हैं, आप इसको फ्री रेफरेंस भी कहते हैं। अगर उस सूरत में आप इसको कॉपी करके लाएंगे तो ये रिलेटिवली जो इसकी पोजीशन बनेगी ये उस वैल्यू को लेके आएगा। अभी एग्जांपल से देखते हैं। तीसरा जो रेफरेंस होता है उसको कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में ये होता है कि मजीद 2 टाइप्स होती हैं। मिक्स्ड रेफरेंस की पहली टाइप ये होती है कि आप रिलेटिव कॉलम रखते हैं और फिक्स्ड रो रखते हैं, यानी कि कॉलम तो फ्री होता है लेकिन रो फिक्स हो जाती है। फिर इसी का दूसरा पार्ट ये होता है कि कॉलम फिक्स हो गया है लेकिन रो फ्री रही है। तो ये 4 रेफरेंस, ये जो 4 रेफरेंस यहाँ पे शो हुए हैं, इन 4 रेफरेंस को आप याद रखें। अब मैं आपको एक्सेल में जाके दिखाता हूँ कि ये 4 रेफरेंस जो हैं इनको हमने एक्सेल के अंदर अप्लाई कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, और फिर मैं आपको एक एग्जांपल फाइल भी दूंगा जो आपने ट्राई करना है घर के अंदर उस एग्जांपल फाइल को ये रेफरेंस यूज़ करते हुए कि आप किस तरह से इन रेफरेंस को अप्लाई कर सकते हैं। सेल रेफरेंसिंग टेक्निक्स जो हैं वो इंडिविजुअल सेल को रेफ़र करने का तरीका मैंने आपको बताया, आपको अरे को रेफ़र करने का बताया, आपको नॉन कंटिग्यूअस जो सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते उनको रेफ़र करने का तरीका बताया। लेकिन अगर आप एक सेल को चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं
ये वाली वैल्यू लें। ये आप माउस से भी कर सकते हैं, एरो की से भी कर सकते हैं। मैं एरो की लेफ्ट एरो की प्रेस करके यहाँ पर आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 11 लिखा आ जाए, तो F4 का मैंने रेफरेंस दे दिया। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये 11 आ गया। अब जब मैं इस सेल को यहाँ से ये इसके साथ ये देखें एक डॉट बना हुआ है, एक स्केयर बना हुआ है, इनफैक्ट डॉट नहीं है स्केयर बना हुआ है। इस स्केयर के ऊपर जब माउस लेके आएंगे तो ये एक ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है थिक सा। इसको जब आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, मैं 4 कॉलम्स इसको ड्रैग करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे 11 लिखा था लेकिन यहाँ पे 14 लिखा आ गया। 14 से मुराद ये है कि अब जब मैंने इसको एक स्टेप राइट पे गया तो ये ऑटोमेटिकली 11 से एक स्टेप राइट पे जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे मैं 11 से 2 स्टेप राइट साइड पे गया तो उसने इधर 11 से जो 2 स्टेप राइट पे चीज़ थी वो लिख दी। अगर आप इसके अंदर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा F4 लिखा हुआ है, यहाँ पे G4 लिखा हुआ है, यहाँ पे H4 लिखा हुआ है और यहाँ पे I4 लिखा हुआ है। वो ये कि जब मैंने इसको राइट साइड पे ड्रैग किया तो उसने उस रेफरेंस को साथ साथ मूव कर दिया। यानी कि अगर ये F था तो इसको G कर दिया, एक स्टेप राइट पे गए तो एक स्टेप राइट पे जो कॉलम था वो ले लिया और सेल रेफरेंस ले लिया। जैसे यहाँ F था तो राइट पे G है तो उसने G ले लिया, एक और राइट पे गए तो उसने एक और राइट ले लिया। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको डाउनवर्ड ड्रैग करूं, यहाँ पे अगर डाउनवर्ड जितना उधर वैल्यूज़ हैं उतना ड्रैग करके ले आऊँ तो ये देखें इसने जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी थी वो यहाँ पे लिख दी 6, 5, 5, 9 जो एग्जैक्टली यहाँ पे अपीयर हो रही है वो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे तो F4 था लेकिन एक रो जब नीचे गया तो उसने F5 कर दिया, एक रो और नीचे गया तो F6 कर दिया, फिर F7 कर दिया, इस तरह। यानी कि उसने इज इक्वल टू करके जो उस रो में F7 में जैसे वैल्यू थी वो यहाँ पर वो ले आए। तो ये जो रेफरेंसिंग हो रही है जिसमें ये वैल्यूज मूव हो रही हैं, जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे हैं तो यहाँ से राइट पे जो वैल्यूज है वो आ रही हैं, अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं वो आ रही हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। अब सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक लेने के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू ये आए 11 आ जाए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करूँ तो ये मूव ना हो, यानी 14 ना आए, 18 ना आए। यहाँ पे भी 11 ही लिखा है। ये बहुत सारी जगह फंक्शंस में हमें यूज करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल भी एक अभी हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे 11 आ गया। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये आगे बढ़ जाता है। इसका एक तरीका है, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करें एक फार्मूला लगाने के बाद, या आप यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर आके एक सिंगल क्लिक करें। जब ये F4 के अंदर आ गया तो F और 4 के बीच में आप कर्सर रख के अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करें, F4 की प्रेस करें। अच्छा, जो लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनके पास फंक्शन और F4 की इकट्ठी प्रेस करेंगे तो तब ये आएगा। जैसे ही आपने एक दफ़ा की प्रेस की, अब ये नोट करें कि ये जो सेल रेफरेंस था ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके स्टार्ट में यहाँ डॉलर साइन लग गया, F के बाद फिर एक डॉलर साइन लग गया और फिर 4 लिखा आ गया। पहले ये सिंपली F4 था। अब आप इसको दोबारा से फंक्शन F4 प्रेस करें। आप देखें इधर ही क्लिक की रखना है, आपने अभी एंटर वगैरह नहीं प्रेस करना। आपने एक दफ़ा फिर F4 प्रेस किया या फंक्शन F4 लैपटॉप पे प्रेस किया तो देखिए F के साथ जो डॉलर था वो गायब हो गया और 4 के साथ अभी मौजूद है। फिर दोबारा प्रेस करें तो अब देखिए 4 के साथ था वो ख़त्म हो गया लेकिन F के पीछे आ गया। एक दफ़ा फिर प्रेस करें तो ये दोबारा उस स्टेज पे आ गया जहां से आपने स्टार्ट लिया। तो यानी 4 डिफरेंट सेल स्टाइल्स आपके पास आ गई। एक वो जिसमें सिंपल F4 लिखा हुआ है, एक वो जिसमें F से पहले भी डॉलर है, 4 से पहले भी डॉलर है, और तीसरा वो जिसमें 4 से पहले डॉलर है लेकिन F से पहले नहीं है, और चौथा वो जिसमें F से पहले डॉलर है और 4 के पहले नहीं है। ये इसको समझने का तरीका जो है वो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ। अब एक दफ़ा आप इसको दोबारा से F4 प्रेस करें तो दोनों के साथ ये डॉलर साइन लग गया। अब आप इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर दें। जब आपने इसको एंटर प्रेस किया, अब आप दोबारा इसको यहाँ पे आके जहाँ ये थिक प्लस बन जाता है इसको आप ड्रैग करें किसी भी साइड, कहीं भी ड्रैग करके ले जाएं। देखिए हर जगह 11 लिखा आ गया।
अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको डाउनवर्ड ड्रैग करें तो हर जगह 11 लिखा आ गया। वजह क्या है? वजह ये है कि आप ये समझें कि ये F जो है ये कॉलम है, ये 4 जो है ये रो है। जब डॉलर साइन किसी कॉलम के नाम से पहले या किसी रो के नंबर से पहले लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सेल को कह रहे हैं कि भाई इसको फिक्स कर दो। इसको मैं कहीं भी ड्रैग करूं तो FG ना हो, 4-5 ना हो या 4-6 ना हो, ठीक है। ये जब आप ऐसे कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि आपने रो एंड कॉलम बोथ फिक्स कर दिए। दूसरा ऑप्शन क्या है वो देखें, इसको एक दफा कंट्रोल Z करते हैं, ये F4 था, F4 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 11। अब दोबारा आप यहाँ क्लिक करें और जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन F4 एक दफा प्रेस करें। अब आप देखें जो F है उसके पीछे डॉलर नहीं है, इसका मतलब ये है कि F फ्री हो गया लेकिन 4 अभी तक फिक्स है क्योंकि 4 के पीछे डॉलर है। F फ्री हो गया, कॉलम नेम जो है वो फ्री हो गया, कॉलम फ्री हो गया, रो अभी तक फिक्स है। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जब आप इसको एंटर करेंगे? तो जब आप इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे तो ये 11 रहेगा। क्यों 11 रहेगा? क्योंकि रो आपने फिक्स कर दी है। आपने कहा कि जो भी कॉलम हो ना आपने रो 4 लेनी है, कॉलम बेशक जो मर्जी हो लेकिन रो नंबर 4 लेनी है। तो आपने ये जब इसको नीचे ड्रैग किया तो उसने कहा कि ठीक है, कॉलम चूंकि F यहाँ पर है तो मैं नीचे जब जाऊंगा तो मैंने F कॉलम ही रखना है और रो लेकिन जो है वो मैंने 4 फिक्स कर देनी है। जब मैं नीचे आऊं तो ये रो 4 की बजाय 5 ना है, यानी 5 में तो देखें F5 है, ये F5 में तो 6 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ उसने दोबारा F4 ही उसको रखा है। तो जैसे इसको आप ड्रैग करते जाएंगे आपकी जो रो है वो फिक्स रहेगी लेकिन कॉलम फ्री है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर इसको मैं राइट साइड पे ड्रैग करूं, यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि कॉलम जो है वो मेरा आज़ाद है, कॉलम मेरा अभी फ्री है। फ्री क्यों है? देखें यहाँ पे इसके पीछे डॉलर नहीं लगा हुआ, तो जब मैं यहाँ पे आया तो उसने इसको G4 कर दिया। रो अब भी 4 है, अगर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊं तो ये 14 14 14 लिखाएगा। सिर्फ ये बात है कि वो G वाली रो 4 उठा रहा है, कॉलम G में जो रो 4 है उसमें जो वैल्यू वो उठा के ला रहा है। तो इसमें ये हो गया कि कॉलम आपका फ्री है लेकिन रो आपकी फिक्स है। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है? आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करें और एक दफा फंक्शन F4 प्रेस करें। अब देखें रो फ्री हो गई है लेकिन कॉलम के पीछे डॉलर साइन लग गया है। इसको जब आप एंटर प्रेस करेंगे, अब आप इसको ड्रैग करें, इसको आप राइट साइड पे ड्रैग करें तो ये हमेशा 11 रहेगा। क्यों 11 रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि भाई कॉलम को आपने फिक्स कर देना है, डॉलर साइन लगा देना उसके पीछे। जब डॉलर साइन लग गया तो बेशक आप किसी भी कॉलम में चले जाएंगे ये F की ही वैल्यू उठाएगा और रो 4 की वैल्यू उठा रहा है क्योंकि इस वक्त आप रो 4 में हैं। जब आप इसको डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे तो अब रिजल्ट मुख्तलिफ होगा। रिजल्ट कैसे मुख्तलिफ होगा कि वो कह रहा है कि कॉलम तो ठीक है फिक्स है 4 है लेकिन रो में फ्री हूँ। रो मुझे यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 कर दी, एक स्टेप नीचे आया तो रो एक स्टेप नीचे आ गई, यहाँ पे एक स्टेप और नीचे आ गई, 7 आ गया, 8 आ गया, तो रो ऐसे चलती रहेगी। ये तीसरा ऑप्शन है। ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आप काम करते हैं अगर आपको ये रेफरेंसिंग टेक्निक समझ आ गई तो आप अपने काम को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज फाइल की तरफ। इस एक्सरसाइज फाइल को आप यहाँ से नोट करें कि ये किस तरह से डाटा यहाँ पे मौजूद है। ये एक्चुअली मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। किसी कंपनी का डाटा है, ऐसे डमी कंपनी है। इस कंपनी ने ये रेवेन्यू कमाया जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। और इसकी कास्ट ऑफ सेल्स क्या है, यानी कि जो रेवेन्यू कमाया उसका कितने परसेंट इसकी कास्ट है, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 45% है। फिर इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, वो लिखा हुआ है कि ये सेल का 19%, यानी इस अमाउंट का 19% जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इसी तरह ये जो हैं ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो 4% ऑफ दिस सेल है। टैक्स एक्सपेंस जो है वो 20% है सेल्स का। आल्दो ऐसे होता नहीं है लेकिन ये चूंकि सिर्फ एक डमी कंपनी की एग्जांपल है और इसको सिंपल रखना है, हम हर एक बंदा जो है वो अकाउंट्स की फील्ड से नहीं है तो इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। तो टैक्स एक्सपेंस जो है वो 20% है सेल्स का।
वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस जगह पे एक फार्मूला लगाएं और उसको यूं ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ प्रॉपर कैलकुलेट होके आ जाए। फिर जब इसको आप यहाँ कर लें, फिर इसको आप इस तरफ ड्रैग करें तो हर चीज़, यानी फरवरी का डाटा फरवरी में आ जाए, मार्च का मार्च में आ जाए, अप्रैल का अप्रैल में आ जाए। ये सारा कुछ अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सेल रेफरेंसिंग टेक्निक समझ आ गई है। ये एक्सरसाइज मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। टिल देन आप इसके ऊपर ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप एक्सेल को ट्राई नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, अपने हाथ से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। आपने सबसे पहले इसको समझना है कि मैंने किस तरह से, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने किस तरह से इसको अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट्स में कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है या नहीं किया है। लेट्स सी कितने लोग इसको प्रॉपरली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।